कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं। हस्बैंड का नाम विक्टर था, जो कि अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ हार्टी के प्रिंस शहर में रह रहा था। विक्टर एक फोटोग्राफर था और वो दोनों हस्बैंड वाइफ भगवान को बहुत मानते थे और साथ ही अपने पड़ोसियों के साथ अपने आने वाले बच्चे के लिए प्रे किया करते हैं। एक दिन अचानक से वहाँ पर बहुत तेज भूकंप आता है, जिसकी वजह से विक्टर की वाइफ जख्मी हो जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाने के बाद विक्टर के सामने ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें वो या तो अपनी पत्नी या अपने बच्चे में से किसी एक को ही बचा सकता है। अब हमें 13 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां विक्टर अब जॉर्जिया में अपनी 13 साल की बेटी एंजेलिना के साथ रह रहा था। जिससे कि आप समझ गए होंगे कि उस दिन विक्टर ने किसे चुना था। विक्टर और एंजेलिना दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। एंजेलिना अपनी माँ को बहुत मिस करती है, जिसे उसने कभी नहीं देखा, क्योंकि वो तो उसके जन्म के तुरंत बाद ही मर गई थी। विक्टर एंजेलिना को स्कूल छोड़ने जाता है। एंजेलिना अपने साथ अपनी माँ की स्कार्फ लेकर स्कूल आई थी, लेकिन जैसे ही विक्टर और एंजेलिना स्कूल पर पहुँचते हैं, विक्टर उससे स्कार्फ ले लेता है और कहता है कि माँ की कुछ ही यादें हमारे पास हैं, इसलिए हमें उन्हें संभाल कर रखना चाहिए। ये कहकर विक्टर स्कार्फ लेकर वहाँ से चला जाता है। अब हमें एंजेलिना की दोस्त कैथलीन को दिखाया जाता है, जो कि एंजेलिना की बहुत क्लोज फ्रेंड होती है। दोनों एक साथ स्कूल से छूटने के बाद पास ही के एक जंगल में चले जाते हैं, जहां एक गुफा में जाकर दोनों एंजेलिना की माँ की आत्मा से बात करने के लिए कुछ मोमबत्तियां जलाते हैं, बेल बजाते हैं और भी काफी सारे रिचुअल्स करते हैं। शाम के वक्त जब विक्टर घर आता है तो वो एंजेलिना को घर पर नहीं पाता और घबरा जाता है, क्योंकि उसने शक्ति से एंजेलिना को घर जल्दी आने के लिए कहा था। एंजेलिना का इंतजार करते करते जब काफी देर हो जाती है, तब विक्टर कैथलीन के पेरेंट्स को फोन करता है। केथ के पेरेंट्स टोनी और मिरांडा भी केथ को लेकर परेशान है, क्योंकि केथ भी अभी तक घर नहीं पहुंची थी। जिसके बाद केथ और एंजेलिना की तलाश में पुलिस भी शामिल हो जाती है, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चलता। ये दोनों लड़कियां ऐसे गायब होती हैं जैसे मेरे लाइक्स और सब्सक्राइबर्स। एंजेलिना और केथ को ढूंढते हुए 3 दिन गुजर जाते हैं। तीसरे दिन पुलिस को खबर मिलती है कि जंगल से 30 मील दूर एक अनजान कपल ने इनको अपने घर में देखा है। ये खबर सुनते ही पुलिस अपनी टीम लेकर वहां पहुंच जाती है और इन दोनों लड़कियों को हॉस्पिटलाइज्ड कराया जाता है, लेकिन इनके सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं। इधर दोनों बच्चियों के पेरेंट्स भी हॉस्पिटल आ चुके होते हैं और अपनी अपनी बेटियों को सही सलामत देख उनकी सांस में सांस आती है, जिसके बाद वे सब अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात ये होती है कि एंजेलिना और केथ का बिहेवियर पूरी तरह से बदल गया था। अब ये दोनों पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। विक्टर घर आकर एंजेलिना से पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था, तुम पिछले 3 दिनों से कहाँ थी? जिस पर एंजेलिना सारी बात बताती है कि उसने स्कूल के बाद अपनी माँ की आत्मा से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद उसे कुछ नहीं याद है। ये सब कहते हुए अचानक से एंजेलिना कुछ अजीब सा बर्ताव करने लगती है। वो विक्टर के ऊपर चिल्लाने लगती है और अपने आप को भी चोट पहुंचाने लगती है, जिसमें उसके हाथ के नेल निकल जाते हैं और उसके पेट से खून निकलने लगता है। विक्टर जैसे तैसे उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। दूसरी तरफ केथ के पेरेंट्स उसे 3 दिन बाद पाकर खुश होकर उसके साथ चर्च जाते हैं, जहां केथ भी बिल्कुल वैसे ही हरकतें करती है जैसे कि एंजेलिना कर रही थी। केथ चर्च के फादर मैड हॉक पर चिल्लाती है, जिसके बाद उसे भी वापस हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है। यहाँ दोनों लड़कियों के पेरेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी मिरांडा कहती हैं कि ये दोनों बच्चे बिल्कुल जीसस की तरह 3 दिन बाद जख्मी पैरों के साथ लौटी है, जैसे कि जीसस की मौत के बाद वो भी 3 दिन नर्क में बिता कर आए थे, और मुझे लगता है कि इन पर किसी बुरी आत्मा का साया है। विक्टर इस बात पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि उसने अपनी वाइफ की मौत के बाद से ही भगवान पर विश्वास करना छोड़ दिया था। एंजेलिना की देख रेख एक एन नाम की नर्स कर रही होती है, जिसने अगली सुबह विक्टर को फोन करके मिलने के लिए बुलाया होता है। विक्टर जब उसे एंजेलिना की तबीयत का पूछता है, तब नर्स एन उसे एक बुक देती है और कहती है कि इस बुक को क्रिश नाम की लेडी ने अपने 10 से 15 साल की रिसर्च के बाद पैरानॉर्मल चीजों के ऊपर लिखा है, क्योंकि क्रिश की बेटी रीगन भी कुछ साल पहले ठीक एंजेलिना की तरह ही
किसी बुरी शक्तियों के साए में थी। नर्स एन की बात सुनकर विक्टर कहता है कि आखिर आप कहना क्या चाहती है, जिस पर एन बताती है कि कल रात जब मैं एंजेलिना के रूम में गई थी तो एंजेलिना ने मुझे मिस मेरी कहकर बुलाया और वो मेरे बच्चे के बारे में भी कुछ कह रही थी, जिसके बाद उसका बेड पूरा खून से लथपथ हो गया। ये सब देख सुनकर मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि मेरी मेरा असली नाम है, जो कि मैंने अपने अबॉर्शन के बाद चेंज कर दिया। उस वक्त मैं यंग थी और नन बनना चाहती थी, लेकिन प्रेग्नेंट होने की वजह से मैं नन नहीं बन पाई, जिसके बाद से ही मैं नाम बदल कर नर्स की जॉब कर रही हूँ। लेकिन हैरत की बात ये है कि मेरे अबॉर्शन की बात तो मेरे परिवार वालों को भी नहीं पता था और मेरे पुराने नाम के बारे में यहाँ के किसी भी लोग को नहीं पता। फिर एंजेलिना को कैसे इस बारे में पता है? नर्स एन की बात सुनने के बाद विक्टर भी थोड़ा डर जाता है और वो क्रिश की बुक को पढ़कर उनसे मिलने उनके घर जाता है, जहाँ क्रिश विक्टर को बताती है कि मैंने कभी इविल स्पिरिट को एक्सोर्सिस्ट नहीं किया और ना ही कभी सामने से देखा, लेकिन जब से मेरी बेटी रीगन इविल स्पिरिट के साये से बाहर आई थी तब से मैं हर धर्म की किताबों को पढ़ती हूँ, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करती हूँ और काफी सारी रिसर्च के बाद ही मैंने इस बुक को लिखा था। क्रिश आगे बताती है कि जब मेरी बेटी को इस बुक के बारे में पता चला तो वो नाराज होकर चली गई और अब मुझे इस समय नहीं पता कि वो कहाँ है और किस हालत में है। अगले सीन में हम देखते हैं कि विक्टर और क्रिश एंजेलिना के मेंटल असाइलम जाते हैं, जहाँ एंजेलिना क्रिश को देखकर चिल्लाने लगती है जैसे कि वो इविल स्पिरिट क्रिश को पहचानता हो। शायद ये वही स्पिरिट पजूजू है जिसने कुछ साल पहले रीगन को पजेस किया था। एंजेलिना से मिलने के बाद क्रिश विक्टर के साथ केथ की हालत देखने उसके घर जाती है, जहाँ का मंजर तो और डराने वाला होता है। वहाँ इविल स्पिरिट केथ पर पूरा हावी हो चुका था। क्रिस उस स्पिरिट से रीगन के बारे में पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ है और तुम केथ के शरीर में क्या कर रहे हो, तुम इसे छोड़ दो। जिस पर केथ जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि अब तुम अपनी बेटी से कभी नहीं मिल पाओगी इसके साथ। केथ वहाँ रखी एक क्रॉस को उठाकर क्रिश के दोनों आंखों में गुस्सा देती है। क्रिश जोर से चिल्लाने लगती है। विक्टर किसी तरह क्रिश को वहाँ से निकलता है और क्रिश को हॉस्पिटलाइज्ड करता है। मिरेंडा और टोनी केथ का ये रूप देखकर बुरी तरीके से डरे हुए होते हैं और लगातार प्रे कर रहे होते हैं। क्रिश अपनी दोनों आंखें खो चुकी है और हॉस्पिटल में होती है, जहां विक्टर उससे मिलने जाता है। क्रिश विक्टर से कहती है कि अब तुम्हें ही इस स्पिरिट को एक्सोर्सिस्ट करना होगा, क्योंकि इसे साइंस सॉल्व नहीं कर पाएगी, जिसमें तुम्हें उन लोगों की मदद चाहिए होगी जो तुम पर और तुम उन पर विश्वास कर सको। और सबसे जरूरी बात कि तुम्हें भगवान पर अटूट विश्वास करना होगा, तभी जाकर तुम कहीं उस शक्ति को हरा पाओगे। विक्टर फादर मधोक से मदद मांगता है, लेकिन उन्हें चर्च से परमिशन नहीं मिलती, जिसके बाद वो अपनी एक दोस्त बिहाये, जो कि बहुत ही रिलीजियस थे, वो उससे मदद मांगता है और केथ के पेरेंट्स भी विक्टर के साथ होते हैं। अपने दो और पड़ोसियों के साथ मिलकर विक्टर प्लान बनाता है कि आज रात हम दोनों बच्चियों को उस इविल स्पिरिट से आजाद करेंगे। इसके बाद एंजेलिना और केथ को एक घर में ले जाया जाता है, जहाँ 2 ड्रिल की हुई चेयर पर उन्हें बैठाकर बांध दिया जाता है। बिहाये उस घर को चारों तरफ से होली पाउडर से घेर देती है और सबको पहले से ही हिदायत दी गई होती है कि कुछ भी हो जाए हमें अपना मुंह नहीं खोलना और ना ही दोनों बच्चियों को छूना है। एंजेलिना और केथ की हार्ट बीट को देखने के लिए वहाँ पर मशीन भी लगा दी गई थी। सभी लोगों को रक्षा के लिए उन्हें एक एक ताबीज पहनने के लिए दिया जाता है। नर्स एन एक्सोर्सिज्म शुरू करती है, क्योंकि उन्होंने नर्न की ट्रेनिंग ली हुई थी। जैसे ही एन बाइबल से होली वर्ड्स बोलना शुरू करती है, वो इविल स्पिरिट पूरे घर को तहस नहस करने लगता है। वहाँ मौजूद सभी लोग के रहस्य खोलने लगता है, जिससे कि कोई ना कोई कुछ बोल दे, लेकिन कोई भी रिएक्ट नहीं करता और उस स्पिरिट के जाल में नहीं फंसता। इस बात से बौखलाया हुआ इविल स्पिरिट हमारे सामने एक ऐसा राज खोलता है जिसे सुनकर सब चौंक जाते हैं। एंजेलिना विक्टर से कहती है कि तुम तो मुझे इस दुनिया में आने भी नहीं देने चाहते थे और अब तुम इतना दिखावा कर रहे हो जैसे कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। एंजेलिना आगे बताती है कि जब डॉक्टर्स में विक्टर से माँ और बच्चे में किसी एक को चुनने के लिए कहा था, तब विक्टर ने अपनी वाइफ की जिंदगी चुनी थी, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था और एंजेलिना पैदा हो गई। विक्टर जब एंजेलिना के मुंह से ये सारी बातें सुनता है तो पूरी तरह टूट जाता है और खूब रोता है, जिसकी माफी भी वो एंजेलिना से मांगता है। तभी वहाँ पर फादर मैडहॉक आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सबको लगता है कि अब इस स्पिरिट को हराया जा सकता है। मैडहॉक अंदर आते ही कुछ पवित्र शब्दों को बोलते
हुए आगे बढ़ते हैं और एंजेलिना और काइथ के सर पर अपना हाथ रख देते हैं। ये देखकर सबकी उम्मीदों पर मानो जैसे पानी फिर गया हो। फादर मडहॉक ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिसकी भरपाई उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। जैसे ही वो एंजेलिना के सर पर अपना हाथ रखते हैं, वो स्पिरिट उनकी गर्दन को पीछे की तरफ मोड़कर उन्हें वहीं खत्म कर देता है। शायद फादर ने इस स्पिरिट को ठीक तरह से पहचाना नहीं था। काइथ और एंजेलिना के अंदर का पजूजू कहता है कि मैं तुम लोगों को एक मौका देता हूँ, जहाँ तुम लोग इन दोनों लड़कियों में से किसी एक को चुनो जिसे तुम जिंदा देखना चाहते हो। लेकिन जैसा कि सबने डिसाइड किया था, इसलिए कोई कुछ नहीं बोलता और किसी का नाम नहीं लेता। ये सब देखने के बाद पजूजू गुस्सा करता है और एंजेलिना को हवा में उड़ाने लगता है, उससे डरावनी हरकतें करवाता है। तभी विक्टर एंजेलिना के शरीर पर उसकी माँ का स्कार्फ डाल देता है और उसे कहता है कि अपनी माँ को याद करो, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, तुम इस ईविल को हरा सकती हो, तुम ऐसा कर सकती हो। विक्टर की बातें सुनकर एंजेलिना थोड़ा शांत होती है, जैसे कि मानो वो अपने अंदर के उस ईविल स्पिरिट को हराने की कोशिश कर रही थी। ये सब देखने के बाद केथ अग्रेसिव हो जाती है और खुद को बचाने के लिए अपने पेरेंट्स की तरफ देखती है और कहती है कि मुझे भी बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। केथ की बातें सुनकर टोनी इमोशनल हो जाता है। उसे अपनी बच्ची की जान किसी तरह बचानी होती है, इसलिए वो बोल पड़ता है कि मैं केथ को बचाना चाहता हूँ। बस अब क्या ये सुनते ही वो स्पिरिट अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। वो एंजेलिना को उठाकर इधर उधर फेंकने लगता है, जिससे एंजेलिना को बहुत चोट भी लगती है और अंत में वो बहुत सारी काली उल्टी करती है, जिसके बाद पजूजू एंजेलिना को जमीन पर पटक देता है, जिससे कि एंजेलिना की हार्ट बीट रुक जाती है। यानी अब एंजेलिना हमें छोड़कर जा चुकी है, उसकी मौत हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पजूजू का तो कुछ और ही प्लान होता है। हम देखते हैं कि उस ईविल ने पहले से ही केथ और एंजेलिना की सोल को कैद करके रखा हुआ था और उसने दोनों लड़कियों में से किसी एक को छूने का ऑफर उन्हें छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि चुनी गई बच्ची की जान लेने के लिए दिया हुआ था, जिसकी इजाजत खुद केथ के पिता ने दे दी थी। पजूजू टोनी की चॉइस को बिल्कुल पलट देता है और केथ को जान से मार देता है। इधर हम देखते हैं कि विक्टर एंजेलिना के शरीर को पकड़कर रो रहा होता है। तभी अचानक से एंजेलिना की सांसें चलने लगती है, जिसका मतलब ये है कि पजूजू ने एंजेलिना को छोड़ केथ को अपना शिकार बना लिया था। टोनी और मिरेंडा केथ को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन केथ तो मर चुकी होती थी। पुलिस मौके पर पहुंचकर मडहॉक और केथ की बॉडी को अपने कस्टडी में ले लेती है। अब हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ विक्टर अपनी बेटी को वापस पाकर बहुत खुश होता है, लेकिन वो केथ के लिए दुखी भी होता है। एंजेलिना केथ को बहुत मिस कर रही होती है। टोनी और मिरांडा का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो गया था है और नर्स एन अब गॉड के बारे में सबको बताने का काम कर रही है। मूवी के अंत में हम देखते हैं कि क्रिश, जो कि अब अंधी हो चुकी है, वो अपने घर पर बैठी होती है। तभी उसे किसी के आने की आहट मिलती है, जो कि रिगन होती है। लेकिन अभी भी हमें ये नहीं पता था कि वो सच में रिगन ही है या उसकी आत्मा है या फिर पजूजू। इसके साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।